Hello friends, my dear GATE and ESE learners. This is me Maruti Tiwari welcoming you once again to Let's Crack GATE and ESE Mechanical. मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने मास्टर्स की है आईआईटी खड़गपुर से और 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा गेट और ईएसई टीचिंग में. मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है एंड आई एम आल्सो द ऑथर ऑफ द बुक गेट इन 75 डेज. ये बुक आपको आपके रिवीजन वगैरह में बहुत हेल्प कर सकती है. बहुत महंगी भी नहीं है बुक. आराम से आप पूरे गेट पूरे मैकेनिकल, मैथ्स इसमें नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन टेक्निकल पूरा आप रिवाइज कर सकते हो इस बुक के थ्रू. नाउ हम लोग कर रहे हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में एक सेशन आपने ऑलरेडी अटेंड कर लिया होगा आई होप. नहीं अटेंड किया है तो अटेंड कर लो. और हाँ, यूट्यूब पे ही कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अवेलेबल है. वो कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप देख लो. उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करना. और अगर आपने पहले से कहीं से भी कंप्लीट कर लिया है तो ये पीवाईक्यूज आपकी हेल्प तब भी कर सकते हैं. सो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने 2001 से 2014 तक के प्रॉब्लम्स कवर किए थे. आज हम कवर करने वाले हैं 2014 से 2021 तक के प्रॉब्लम्स. सो लेट अस गो अहेड. अगर अनअकैडमी पर अभी तक आपने मुझे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लो फटाफट. आपको unacademy.com/@marutlife टाइप करना होगा. ये पूरा जो लिखा हुआ है यही बस आप आपके क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करो और क्लिक कर दो. उसके बाद आपको फॉलो करने का ऑप्शन मिल जाएगा. फॉलो करो. क्यों फॉलो करो? क्योंकि आपको वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट, आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है. और अगर आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस चाहिए, मटेरियल से लेकर, टेस्ट से लेकर, डीपीपी से लेकर और भी सारे रिसोर्सेस, तो मेक श्योर कि ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, मैक आर्मी. ओके. एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लास्ट 2 इयर्स में 1.5 इयर्स से भी ज्यादा समय लगातार इस पोजीशन पर, इस उपलब्धि पर, इस उपाधि पर मुझे नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये रैंक, ये चीजें, ये उपलब्धियां मैटर नहीं करती. मैटर करता है मेरी उपलब्धि, मेरी रैंक मैटर नहीं करती. मैटर करता है आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता, आपकी रैंक. बट फिर भी स्टूडेंट्स ने जो फेथ दिया है मुझे, जो भरोसा दिया है पिछले 2 साल में, 1.5 साल से भी ज्यादा इस पोजीशन पर रखकर, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है. और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया ही नहीं अदा करता हूं, बल्कि मैं इनकरेज्ड भी फील करता हूं, मैं मोटिवेटेड भी फील करता हूं. मेरा इन सब चीजों से मेरा और मन करता है कि कहीं ना कहीं मैं जितनी हेल्प कर सकूं स्टूडेंट्स कम्युनिटी की करता रहूं. 18 जुलाई और 25 जुलाई को आगामी कॉम्बैट होने हैं 11 बजे. कॉम्बैट क्या है? कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है, लेकिन फ्री का मतलब ये मत समझ लेना कि क्वालिटी नहीं है. ये एक फ्री टेस्ट सीरीज जरूर है, लेकिन ये क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज है. सर कैसे रजिस्टर करना है कॉम्बैट देने के लिए? कॉम्बैट देने के लिए बहुत आसानी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो. इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कॉम्बैट पे रजिस्टर करने के लिए लिंक. हाँ, रजिस्टर करते समय आपको एक कोड की जरूरत होगी, तो मेक श्योर कि आप जो कोड यूज करोगे वो होना है MTLIVE. और वजह की बात यह है कि कॉम्बैट में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपने अगर कुछ कर दिखाया तो आपको कुछ हासिल होने वाला है. आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है. ऑल राइट. अगर आप 1 to 3 के बीच में आ जाते हो तो 100% आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा. और अगर आप 4 to 10 के बीच में आ जाते हो, आपकी रैंक किसी भी संडे के टेस्ट में, तो 75% ऑफ मिल जाएगा आपको फटाफट. ऑल राइट. एंड देन देयर इज बग्स बाउंटी. बग्स बाउंटी क्या है? बग्स बाउंटी है कि अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर या अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पर कहीं भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, कोई भी ऐसा कंटेंट दिखता है जो एक टीचर और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, तो मेक श्योर कि आप उसको रिपोर्ट करो, क्योंकि उसको रिपोर्ट करने के भी प्राइजेस आपको मिलने हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको रिपोर्ट करने का लिंक आपको गिवन होगा. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन के सफर को बढ़ाते हैं आगे. लेट्स कंटिन्यू द जर्नी ऑफ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. मैं पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं आपको कि मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो पहला चैप्टर, फ्रिक्शन हो दूसरा चैप्टर,
ट्रसेस हो तीसरा चैप्टर, सारे हमने कवर किए हैं वन बाई वन। उन सब में उतने क्वेश्चंस नहीं आए कभी गेट में जितने क्वेश्चंस रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन से आए हैं। सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग वन बाई वन। ये 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम है 2 मार्क्स का। एक ब्लॉक है जिसका वेट है 200 न्यूटन, एक लेवल प्लेन के कांटेक्ट में है, वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2। ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है हमने, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स ना टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। T denotes the time in seconds। अभी आपको बताना है कि 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो एक हिसाब से बहुत आसान प्रॉब्लम है। Why this is an easy problem? This is an easy problem because my dear friends, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। तो एक फोर्स आपने अप्लाई किया है और वो फोर्स टाइम वेरिंग फोर्स है, वो फोर्स टाइम के साथ चेंज होता हुआ फोर्स है, और इसका वेट आपको गिवन है। वेट कितना गिवन है? वेट इज 200 न्यूटन। आपको बोला गया है 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। कैसे भी आपको इसका एक्सेलरेशन मिल जाए अगर, तो आप बड़े आराम से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला पार्ट काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्यों? क्योंकि पूछा तो आपसे यही है ना, 10 सेकंड में वेलोसिटी, 10 सेकंड टाइम और वेलोसिटी दोनों ही काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हैं, दोनों काइनेमेटिक्स को बिलोंग करने वाले पैरामीटर्स हैं। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां से मेरे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू एफ डी टी। सर आपने v इज इक्वल टू u प्लस ए टी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि फोर्स टाइम वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। क्योंकि फोर्स टाइम के साथ वेरी करने वाला फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। आपको बोला गया है कि स्टार्ट करोगे आप जीरो वेलोसिटी से, और स्टार्ट करोगे आप जीरो वेलोसिटी से, आपको बोला गया है 10 सेकेंड्स बाद क्या होगी वेलोसिटी। तो अब यहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि यार कैसे भी करके अगर एक्सेलरेशन मिल जाए मुझे, देन माई जॉब इज डन। Somehow, anyhow, if I get the acceleration value, then my job is done। तो इसको आपने मार्क कर दिया इक्वेशन 1। हालांकि इसमें भी एक ट्रैप है, इसमें भी एक कैच है, और वो कैच क्या है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं कि नॉर्मली इस तरह से आप अप्रोच करते प्रॉब्लम को कि dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू dt। एक्सेलरेशन मिल जाए कहीं से तो मैं इसे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अब एक्सेलरेशन पाने के लिए मैं जाऊंगा कहां? एक्सेलरेशन पाने के लिए मैं जाऊंगा काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स कहता है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा मित्र? नेट फोर्स हो जाएगा मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स इज गोइंग टू बी, ध्यान से समझियो, मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा 10t माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स, 10t माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स में आप म्यू एस इंटू एन लेने वाले हो या म्यू के इंटू एन लेने वाले हो। नेचुरली एक बार जब वो मूव करना शुरू हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो एक तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरा मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू के इंटू एन। सो नेट फोर्स कितना हो जाता है? नेट फोर्स मोशन की डायरेक्शन में हो गया 10t माइनस म्यू के इंटू एन एंड डिवाइडेड बाई मास। मास को मैं लिख सकता हूं 200 divided by g। mass can be written as 200 divided by g। now ध्यान से समझिए, देखो मैंने बोला था ना कि एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा क्योंकि फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला फंडा मत यूज करने लगना। therefore please don't use constant acceleration फंडा। so now acceleration is how much? acceleration is this much। म्यू के n की वैल्यू हो जाएगी 200 क्योंकि y डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो n और 200 बैलेंस होने चाहिए।
तो मुझे मिल जाएगा 10t माइनस म्यू के की वैल्यू मुझे गिवन है, म्यू के की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 200 एंड फर्दर डिवाइडेड बाई 200 एंड फर्दर डिवाइडेड बाई g। इस तरह से मुझे एक्सेलरेशन मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन मिल चुका है। आप टेम्प्टेड होगे इसको रख के इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। यू विल बी टेम्प्टेड टू पुट इट हियर and calculate the velocity immediately, but there is a catch, and that catch is what? That catch is कि आपको लगता है कि मोशन 0 से 10 तक लगातार हो रही होगी, ब्लॉक को लगता है कि मोशन 0 से 10 सेकंड तक लगातार हो रही होगी, मुझे लगता है कि मोशन 0 से 10 सेकंड तक लगातार हो रही होगी। बट रियलिटी ये है कि जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो कुछ देर तक तो मोशन होगी ही नहीं। कब तक मोशन नहीं होगी मेरे दोस्त? कब तक मोशन नहीं होगी मेरे दोस्त? मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए आप देखो। मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मोशन स्टार्ट करने के लिए आप देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है इस सरफेस पर। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो डेवलप हो सकता है वो होगा म्यू एस इंटू एन, एंड म्यू एस इंटू एन का मतलब हो गया 0.4 multiplied by 200। सो दोस्त मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हो सकता है इस गिवन सरफेस पर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 न्यूटन। इसका मतलब जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन की वैल्यू पर पहुंच ना जाए मोशन शुरू ही नहीं हो सकती। तो 10 सेकेंड्स में थोड़ी देर तक तो आप फोर्स बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बट मोशन विल नॉट स्टार्ट एट ऑल। सो कब तक मोशन नहीं स्टार्ट होगी? जब तक आपका फोर्स 80 से कम रहे। तो तब तक जब तक आपका फोर्स 80 से कम रहे, एज लॉन्ग एज योर फोर्स 10t इज रिमेनिंग लेस देन 80 न्यूटन, मतलब 8 सेकेंड तक तो मोशन ही नहीं स्टार्ट होनी है। 0 से लेकर 8 सेकेंड्स तक तो मोशन होनी ही नहीं है। मोशन कब होनी है दोस्त? मोशन होनी है 8 सेकंड से 10 सेकंड तक। इसलिए अब आप कहने वाले हो कि ओहो, तो आप नहीं खाइएगा एप्पल। तो मोशन 0 से 10 नहीं होगी, 0 से 8 तक तो वो स्टैटिक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मोशन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और 10t का मतलब है कि 80 न्यूटन आप तब पहुंचोगे जब टाइम हो चुका होगा 8 सेकेंड्स। अब आप इसको यहां पर रखो और इंटीग्रेट करो। नाउ यू पुट दिस एक्सेलरेशन वैल्यू इनटू इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट इट। एंड अब आप लिखने वाले हो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई हैव v माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड में v माइनस 0 हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास है g डिवाइडेड बाई 200, ये है f की वैल्यू, एंड देन आई हैव 10t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 200, एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एंड देन आप लिमिट अप्लाई करने वाले हो 8 से लेकर 10 तक। You are going to apply the limit from 8 to 10, from 8 to 10 seconds. मेन कैच इस प्रॉब्लम में जो है वो यही है कि पूरी मोशन 10 सेकंड तक 0 से 10 तक हो ही नहीं रही है। ये कह रहा है कि मैं नहीं बनूंगा, चाहे जो कर लो आप। वेट अ मोमेंट। अच्छा, ये क्लोज पे क्लिक हो गया। जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा ठीक है, 8 से 10, तो इसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो। इंटीग्रेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जहां तक मुझे याद है आपको 4.905 के आसपास मिलना है। एज फार एज आई रिमेंबर यू आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी 4.905 मीटर पर सेकेंड। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना।
ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि उसमें एक कैच था, उसमें एक प्यारा सा कैच था। 2014 2 मार्क्स में आया हुआ प्रॉब्लम ये। एक ट्रक 10 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेट हो रहा है। एक ट्रक है जो 10 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर, देयर इज दिस ट्रक which is accelerating over a 10 degree inclined plane, something like this. Okay, and this angle is given to you 10 degrees. Cool. अब क्वेश्चन फर्दर आपसे कहता है कि एक ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है 10 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पर, क्रेट का मास है 100 किलोग्राम एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्रेट और ट्रक के बीच में 0.3 है। आपको कहा जा रहा है कि ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि क्रेट उसके ऊपर स्लाइड ना करे। What can be the maximum acceleration of the truck so that the crate is not going to slide over it? चलो जी देखते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। What's going to be the solution for this one? क्रेट इस तरह से रखा हुआ है ट्रक के ऊपर। अब देखो क्रेट के लिए आप अगर देखोगे तो क्रेट नेचुरली अपने वेट की वजह से पीछे की तरफ स्लाइड होना ही चाह रहा होगा, लेकिन क्रेट अपने वेट की वजह से पीछे की तरफ स्लाइड होना ही चाह रहा होगा। तो क्रेट का अगर आप क्रेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्रेट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो उसका वेट है और वेट आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई जी। अब जी 100 जी का कॉस्ट कंपोनेंट आएगा इधर, ये आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते आज से जान लो, नहीं जानते तो आज से जान लो कि जितना इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा उतना ही वर्टिकल लाइन का प्लेन के परपेंडिकुलर से एंगल होगा। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल ऑफ वर्टिकल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, दे बोथ आर गोइंग टू बी सेम। तो 100 जी का इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर से एंगल हो जाएगा 10 डिग्रीज और इसलिए 100 जी का कंपोनेंट ये वाला होगा 100 जी एंड cos 10, 100 जी cos 10। ओके, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा 100 जी sin 10। 100 मास गिवन है तो 100 जी sin 10 ये हो गया। अब दोस्त फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? एज लॉन्ग एज स्लाइड नहीं हो रहा है, रिलेटिव स्लाइडिंग इज नॉट देयर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है दोनों के बीच में। सर बट वो तो मूव कर रहा है ना। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मोशन, और क्रेट और ट्रक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही प्रिवेल करेगा। फ्रिक्शन ये नहीं बोलेगा कि ये डायनेमिक कंडीशन है, फ्रिक्शन बोलेगा ये तो स्टैटिक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि मैं जिस सरफेस पर रखा हुआ हूं उसके रिस्पेक्ट में मैं मूव नहीं कर रहा हूं, टेंडेंसी है तो मैं रजिस्ट करूंगा। तो रजिस्ट कैसे होगा दोस्त? रजिस्ट ऐसे होगा दैट जब ट्रक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ट्रक अपने साथ क्रेट को ड्रैग कर रहा होगा, ट्रक अपने साथ क्रेट को ड्रैग कर रहा होगा। एंड लिमिटिंग कंडीशन कैसे पता चला सर? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ही होगा कि आपको लिमिटिंग कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई n। अब दोस्त अगर आप y डायरेक्शन में बैलेंस करोगे फोर्सेस को तो आपको n मिल जाएगा। If you are going to balance the forces in y direction, you are going to get the n value. N value is 100 g cos 10. N value is 100 g cos 10. और नेचुरल सी बात है कि ये ट्रक के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट होने के लिए उस पर लगने वाला नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल तो होना ही चाहिए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वाई में मोशन नहीं हो रही थी इसलिए मैंने उसको जीरो इक्वेट कर दिया। वाई में मोशन नहीं हो रही थी तो जीरो इक्वेट कर दिया आपने, लेकिन एक्स में तो मोशन हो रही है। इन एक्स मोशन इज हैपनिंग, एंड इफ इन एक्स मोशन इज हैपनिंग, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है
x में मोशन हो रही है और इसलिए न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स जो भी एक्ट करेगा क्रेट के ऊपर मोशन की डायरेक्शन में कम से कम उसको m इंटू एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। नेट फोर्स कितना है क्रेट के ऊपर? नेट फोर्स है क्रेट के ऊपर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई n एंड माइनस 100g साइन 10 माइनस 100g साइन 10 एंड 100 उसका मास गिवन ही है, तो आपको यहां से मिल जाएगा कि भाई साहब एक्सेलरेशन एक लिमिट से कम ही होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू आप रख दो, n की वैल्यू रखोगे, n की वैल्यू पहली इक्वेशन से मेरे पास है 100g cos 10 100g cos 10 माइनस 100g sin 10 100g sin 10 this is what I have must be greater than or equal to 100f। यहां इसे आप सॉल्व करने वाले हो and once you are going to solve it you will be getting f must be less than 1.1948 या मे बी 3.1948, जहां तक मुझे याद है इट्स 1.1948। क्या कैलकुलेट करके देखें एक बार? लेट्स ट्राई कैलकुलेटिंग दिस। 0.3 into cos 10 and minus sin 10 and multiplied by 100 multiplied by 9.81 and further divided by 100, bingo 1.1948। तो ट्रक को मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप इतना दे सकते हो, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1.1948। अभी बढ़ाते हैं कहानी को आगे। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, दिस इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। आपको याद हो मैंने आपको बताया शुरू में ही रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहां प्योर काइनेमेटिक्स लगनी है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां प्योर काइनेटिक्स लगनी है, जैसे अभी इसके बाद एक प्रॉब्लम आएगी जहां प्योर काइनेटिक्स लगनी है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहां काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का मिश्रण होगा, जहां काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों के मिक्स्ड कंसेप्ट्स लगने हैं। क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 45 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में है 0.5। बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है और एक समय आने तक बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा? ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है जीरो वेलोसिटी के साथ। एक समय ऐसा आता है जब बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने अलोंग द प्लेन। तो सबसे पहला पार्ट तो हम काइनेमेटिक्स पे ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि पूछा तो काइनेमेटिक्स ही जा रहा है। दे आर एसेंशियली आस्किंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब काइनेमेटिकल पैरामीटर। लेकिन काइनेमेटिक्स में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी क्लियर है, क्योंकि किसी भी ना तो वेट टाइम के साथ वेरी करेगा, ना फ्रिक्शन टाइम के साथ वेरी करेगा, ना नॉर्मल रिएक्शन टाइम के साथ चेंज होने वाला है। तो टाइम के साथ फोर्सेस चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर हमारे पास बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आना है। वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी तीन इक्वेशंस होते हैं, तीन फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला 2 s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? तो कौन सा यूज करोगे आप? क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस को जब आपस में रिलेट करना हो टाइम को पिक्चर में लाए बिना, तो थर्ड इक्वेशन हमेशा प्रेफर करो। If you have to relate, my dear friends, if you have to relate velocity with distance without bringing time into the picture, then always prefer the third equation. Now this x minus x naught is nothing but the distance traveled. This x minus x naught final position minus initial position is distance traveled, and initial velocity 0 है,
फाइनली वो कहां पहुंच जाता है? फाइनली वो पहुंच जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत क्लियरली मुझे यहां से मिल जाएगा काइनेमेटिक्स से S इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2F। तो फाइनली मेरे पास है S इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई F। S इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई F। क्लियर है सभी ने? क्लियर है? आसान, इजी, सिंपल। अब आपको यह पता चल चुका है कि अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूं देन माय जॉब इज डन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करने वाले हो आप? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको काइनेटिक्स में जाना होगा। टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन यू विल हैव टू गो इनटू काइनेटिक्स। ये रहा W, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। ओके, W के दो कंपोनेंट्स होंगे, W बाई रूट टू along the inclined plane and W by root 2 perpendicular to the inclined plane। तो क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय हम लोग कर रहे हैं काइनेटिक्स। राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? राइट नाउ वी आर डूइंग काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करूं अगर मैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर बैलेंस कर लूं मैं फोर्सेस को। तो n माइनस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मेरे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू w बाई रूट टू। देन आई एम गोइंग टू गेट n इज इक्वल टू w बाई रूट टू। एंड अगर मैं सिग्मा एफ एक्स करूं तो मुझे f मिल जाएगा, क्योंकि x में तो मोशन हो रही है। x मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत समझ लेना, x मतलब प्लेन के अलोंग, y मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो x में नेट फोर्स इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास, ये हो जाएगा दोस्त w बाई रूट टू माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई n, w बाई रूट टू माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई n एंड डिवाइडेड बाई मास। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंड क्योंकि w गिवन है ना, w मतलब mg गिवन है, इनफैक्ट w कैंसिल भी होगा, सो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक बार ये एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर आप बड़े आराम से पहली इक्वेशन पे जा सकते हो। पहली इक्वेशन पे जाओगे आपको कुछ 57.66 मिलना है शायद, जहां तक मुझे याद है। एज फार एज I remember you are going to get 57.66. This is equation number 1. So distance आपको 57.66 मीटर मिलना है। एक बार आप चेक कर लेना whether this is correct or not. चेक ही कर लेते हैं। What is the harm in checking this? That I have m divided by root 2 g by root 2 minus mu g by root 2. So g by root 2 1 minus mu 0.5 multiplied by 9.81 and divided by root 2, and इससे अगर मैं 200 को डिवाइड कर दूं आई एम गोइंग टू गेट 57.66। क्या ही तो बात है, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, लवली। चलो जी, अभी आते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारे पास 2015 में आया हुआ 1 मार्क का प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम दे आस्क्ड इन 2015 1 मार्क। A small ball of mass 1 किलोग्राम, मैं मान लेता हूं इस बॉल को 1A कह देता हूं, 1 किलोग्राम, ये ट्रेवल कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। दिस इज ट्रेवलिंग विद 12 मीटर पर सेकेंड। अंडरगोज अ डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ 2 किलोग्राम। तो इस बॉल को मैंने नाम दे दिया B। ये बॉल है 2 किलोग्राम और ये बॉल इनिशियली 0 पर है। ये बॉल इनिशियली 0 पर है। ओके, इंपैक्ट होने के बाद आपको पता करना है कि जो बी बॉल है ना, बी बॉल, उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा। इंपैक्ट परफेक्टली इलास्टिक है, इंपैक्ट परफेक्टली इलास्टिक है। तो सबसे पहले आप मोमेंटम देख लो। एट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी मोमेंटम। ध्यान रखना, मोमेंटम हमेशा वैलिड है, चाहे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो या कोलिजन परफेक्टली प्लास्टिक हो या कोलिजन सेमी इलास्टिक हो
लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड है। एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश। ओके, यहां पर वैल्यूज रख देता हूं मैं। एम ए की वैल्यू है 1, वी ए की वैल्यू है 12, एम बी की वैल्यू है 2, बट इंपैक्ट होने के पहले बी बॉल स्टेशनरी है। एम ए इज 1, वी ए डैश मेरे को नहीं मालूम है, एम बी मेरे को मालूम है, वी बी डैश फिर से नहीं मालूम है। तो एक इक्वेशन यहां से मुझे मिल जाती है मोमेंटम से। एंड मोमेंटम से क्या इक्वेशन मिलती है? वी ए डैश प्लस 2 वी बी डैश, वी ए डैश प्लस 2 वी बी डैश इज इक्वल टू 12। हाँ जी, वी ए डैश प्लस वी बी डैश इज इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग। तो ये तो मुझे मोमेंटम से मिल गया। अब बारी आती है इसको यूज करने की कि इंपैक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। एक परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट के लिए, एंड बाय द वे सुनो, एक बात सुनो, इधर आओ। एक बात सुनो, अगर आपने YouTube पे भी मैंने कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करवाई हुई है, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप YouTube पे जो मैंने मैकेनिक्स करवाई है वो कर लोगे, उसमें डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है मैंने फाइनल वेलोसिटीज का। वो फार्मूला याद रख लो, आप कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो एक लाइन में सॉल्व करोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व करोगे आप। तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट कर लो वो सारा। बस हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग इस सेशन को देख रहे हो जिन्होंने मुझसे मैकेनिक्स ना कंप्लीट किया हो, तो उनके लिए मैं एक जनरल प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। अदरवाइज ये मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं अगर आपको जो मैंने फॉर्मूला YouTube में सिखाया है या फिर प्लस में सिखाया है मैकेनिक्स में कोलिजन प्रॉब्लम्स के लिए वो याद हो तो। Well, I'm going to write now the second equation. Second equation क्या होता है? Second equation होता है VB dash minus VA dash is equal to minus E and VB minus VA. Perfectly elastic impact के लिए coefficient of restitution हो जाता है 1. तो यहां से मुझे फिर से एक equation मिल जाएगी and that equation is going to be VB dash minus VA dash is equal to minus 1. पहले तो बॉल B 0 पर था और बॉल A 12 पर था। यहां से मुझे मिल जाएगा VB डैश माइनस VA डैश इज इक्वल टू 12, VB डैश माइनस VA डैश इज इक्वल टू 12। ये हो गया मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन। अभी दोस्त आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो VA डैश कैंसिल हो जाएगा। ऐड बोथ द इक्वेशंस एंड इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशंस, ऐड 1 and 2, if you add both the equations you are going to get VA dash cancel हो जाएगा। 3VB dash is equal to 24 and 3VB dash is equal to 24 का मतलब हो गया VB dash is equal to 8 meter per second। Thank you so very much, this problem is over। तो ये 8 meter per second आपको वेलोसिटी मिल गई। ये एक काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, गलती से मुझसे काइनेमेटिक्स में इंक्लूड नहीं हो पाया। ये एक बॉल है, 0.1 किलोग्राम मास है उसका, इनिशियली रेस्ट पे है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं 1 मीटर हाइट से। बॉल हिट करता है ग्राउंड को। शायद यही वजह थी कि मैं इसको काइनेमेटिक्स में मैंने नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि मुझे पढ़ते समय इंपैक्ट दिखा तो मुझे लगा कि इंपैक्ट के बाद खुद से कुछ करना होगा। एग्जामिनर, और 2015 का पेपर ही ऐसा था, एग्जामिनर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, इंपैक्ट का ऐसा कुछ है नहीं इसमें, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 20% लॉस होगा वेलोसिटी में। मैं खुद ही बता रहा हूं कितना लॉस होगा, ये तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। सो वेलोसिटी में 20% लॉस होता है इंपैक्ट होते ही। आपको बताना है कि कितनी हाइट तक वो राइज होगा। इससे आसान भाई साहब और कुछ नहीं हो सकता। देयर कैन बी नथिंग इजियर देन दिस। क्यों? क्योंकि आप 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हो बॉल को। यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आप बता दो कि हिट करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एट द टाइम ऑफ हिटिंग द वेलोसिटी विल बी, भाई साहब फिर से आपको
अगर टाइम इन्वॉल्व ना करना हो, डिस्टेंस वेलोसिटी को रिलेट करना हो, तो थर्ड इक्वेशन इज द बेस्ट इक्वेशन. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2fs. कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां से जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया था आपने, एंड f हो जाएगा माइनस जी क्यों? f हो जाएगा माइनस जी क्यों? क्योंकि ये तो डाउनवर्ड ही है, और s भी -1 है. -1 क्यों? अब ये थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि लोग हमेशा g और s दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं डाउनवर्ड मोशन में. वेल मैं अपवर्ड डाउनवर्ड सब में हमेशा एक ही कन्वेंशन को फॉलो करता हूं. अप है, जो कुछ भी अप है, एक्सेलरेशन अप है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन डाउन है नेगेटिव, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अप है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट डाउन है नेगेटिव. तो यहां से मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट कहता है कि इंपैक्ट होने के बाद वेलोसिटी में 20% लॉसेस हो जाते हैं. वंस द इंपैक्ट इज डन, देन द न्यू वेलोसिटी माय डियर फ्रेंड्स is going to have, then the new velocity is going to have 20% losses. तो नया वाला जो वेलोसिटी है वो पहले वाले वेलोसिटी के कंपैरिजन में 20% कम हो जाएगा. नेचुरली ये आ जाएगा 80/100 इंटू v. अब ये v डैश के साथ कितनी हाइट तक जाएगा? v डैश के साथ जितनी हाइट तक भी जाएगा वहां जाके फिर से रुक जाएगा ये, वहां जाके फिर से रुक जाएगा ये. So now I'm going to apply once again kinematics. तो देखो ये पूरा kinematics ही है ना. मुझे आइडियली इसको kinematics में इंक्लूड करना चाहिए था पिछले सेशन में, बट ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है. v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2fs. दोस्त अब आप जीरो पर पहुंच जाओगे फाइनली, और आप स्टार्ट करते हो यहां से 0.8, आप स्टार्ट करते हो 0.8 v से. ओके, एंड एक्सीलरेशन वंस अगेन ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन अब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, और वही तो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहां से आपको मिल गया 0 इज इक्वल टू 0.8 स्क्वायर v स्क्वायर एंड -2gh. v स्क्वायर की वैल्यू रख दो दोस्त, v स्क्वायर की वैल्यू 2g रख दो. Put the value of v square, then you are going to get 0.8 square multiplied by 2g minus 2gh is equal to 0. 2g ने 2g को मार दिया और h आपको मिलता है 0.64 मीटर. So you actually travel up to 0.64 मीटर. Cool, बढ़िया, great. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ये 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता. दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन गेट. दिस इज द इजीएस्ट थिंग. एक पॉइंट मास m को रिलीज किया जाता है स्फेरिकल बाउल में, हाइट h पर से. आपको बताना है कि, और हां, फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन होता तो ये ऑफ कोर्स बहुत टिपिकल प्रॉब्लम होता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें कुछ ऐसा रह नहीं गया. मास की वेलोसिटी क्या होगी जब वो बॉटम पर पहुंचेगा? ये मजाक है. क्यों मजाक है? क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में बेस्ट होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. दैट अगर कोई ग्रेविटी के अलावा, कोई भी ग्रेविटी और स्प्रिंग के अलावा कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इफ देयर इज नो फोर्स प्रेजेंट अदर देन, if there is no force present other than gravity and spring, then आप लिख सकते हो kinetic energy plus potential energy plus strain energy is equal to kinetic energy plus potential energy plus strain energy. मजे की बात यह है कि क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए टोटल एनर्जी, ब्लॉक की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी. अगर फ्रिक्शन होता तो ब्लॉक की टोटल एनर्जी कंजर्व ना रहती, देन यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती तब भी. तो सर ब्लॉक की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है तो यूनिवर्स की कैसे रह सकती है? तो फ्रिक्शन के थ्रू, हीट के थ्रू सराउंडिंग्स में चला जाता. तो अभी फिलहाल
फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो टोटल एनर्जी तब भी कंजर्व रहती, लेकिन ब्लॉक की एनर्जी कंजर्व ना रहती। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक्सर्जी वेस्ट हो चुकी होती, एंट्रोपी बढ़ चुकी होती, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती। सो यू नो, खैर उसमें नहीं जाते। कोई यहां पर स्प्रिंग नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, और क्योंकि उसको इनिशियली जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया गया है, बिकॉज द ब्लॉक हैज बीन रिलीज्ड विद zero velocity and block has been released at a potential of mgh, but finally वो कितनी velocity पर आएगा वो हमें find out करना है। फाइनली उसका पोटेंशियल हो जाता है जीरो। तो मैंने बोला था आपको इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ mgh है, राइट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ हाफ mv स्क्वायर है। m और m ने एक दूसरे को मार दिया, आई गेट v इज इक्वल टू √2gh। इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन गेट इन गेट। गेट में अभी आप देखो 2014 वाला प्रॉब्लम क्या ही तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, और 2015 में जो वो डिस्टेंस निकालने वाला प्रॉब्लम था वो भी इट वाज आल्सो गुड प्रॉब्लम। सो 2014 का ये प्रॉब्लम अल्टीमेट, जहां पर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ी, जहां पर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ी, है ना, 0 से 10 हम नहीं रख पाए। उसके बाद 2014 का ये प्रॉब्लम जहां हमें फाइंड आउट करना था कि ट्रक को कितना एक्सेलरेशन दे सकते हैं कि क्रेट उसके रिस्पेक्ट में स्लिप ना हो। और फिर ये 2014 का तीसरा क्वेश्चन जहां हमें काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों की मदद लेनी पड़ी। सो 2014 वाज सच अ लवली गेट। 2014 एक बढ़िया गेट का पेपर था। 2015 फिर से आसान, 2015 फिर से आसान, 2016 और भी आसान। तो यहां पर करेक्ट वन इज नथिंग बट सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने अभी तक मुझे नहीं फॉलो किया है, मेक श्योर गो टू अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप में जाओ और मारुत तिवारी सर्च करो और बिंदास फॉलो करो। ऑल राइट, आपकी गेट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको दोस्त। एंड यू नो, a great amount of thanks to entire students community for keeping me at this rank and at this position for more than 1.5 year in last 2 years continuously, and for giving me so much love and so much affection and so much faith. It really means a lot. All my dear students, all my lovely students, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये मायने जरूर रखता है क्योंकि आपका भरोसा है ये, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मायने रखता है वो है आपकी सक्सेस। तो आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जहां से जितनी हेल्प हो सकती है मैं करता रहूंगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स के PYQs धीरे धीरे आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स के, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे मैकेनिक्स में फोर्स सिस्टम्स किया, फिर फ्रिक्शन किया, उसके बाद ट्रेसेस किए, अब रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसके बाद कर्विलिनियर करेंगे, फिर रोटेशन करेंगे, फिर जनरल प्लेन मोशन करेंगे। वैसे ही सारे टॉपिक्स हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। मेक श्योर फॉलो कर लो। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस पर आपको डेली अल्टीमेट कलेक्शन प्रॉब्लम्स का मिलने वाला है, डेली। ओके, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लस पर आ जाओ, क्योंकि प्लस पर धुआंधार बैटिंग हो रही है। प्लस पर मार्च में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया उन्हें मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले आने वाले 5 से 6 महीने में मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट के लायक बना दूंगा। और दोस्त जिन्होंने मुझे मार्च में ज्वाइन किया था उनका मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है, सोम कंप्लीट हो चुका है, एफएम कंप्लीट हो चुका है, अनमैचेबली हेलो, अनमैचेबली समझते हो आप? मतलब कवरिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वाइड वैरायटी, कोई ऐसी एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी, जो प्रॉब्लम्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ। एंड एफएम पढ़ोगे आप झूम जाओगे, सोम पढ़ोगे आप झूम जाओगे, मैकेनिक्स पढ़ोगे आप झूम जाओगे। मैकेनिक्स तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, पूरा मैकेनिक्स, तो जाओ और उसको कंप्लीट करो। तो बैचेस आते रहते हैं। 21 जुलाई से नया बैच आ रहा है 2023 के लिए। मेक श्योर कि आप अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ।
क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। कंसेप्चुअल क्लासेस, डेली प्रैक्टिस शीट, डाउट क्लियरिंग, वीकली टेस्ट, रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन। याद रखना MTLIVE। डू रिमेंबर MTLIVE। MTLIVE कोड यूज करना है आपको और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 27,000। एंड हाँ, हेलो, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, सुनो, इधर आओ। प्राइस हाइक होने वाला है जुलाई के आखिर में, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। वैसे तो जून के लास्ट में ही बढ़ जाने चाहिए थे प्राइसेस, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि अभी उनके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और उन्हें थोड़ा और मोहलत दी जाए, इसलिए 1 महीने से प्राइस हाइक को एक्सटेंड किया गया। तो प्राइस हाइक होने वाला है, मेक श्योर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड मैं फिर से आपको बता दूं, जिस तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने यूं कभी सोचा ना होगा। आप जिस तरह से मैकेनिक्स से लेकर और थ्योरी ऑफ मशीन से लेकर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तक सब कुछ एक गाइडेड सिस्टमैटिक वे में सीखने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। It's all going to be fun. It's going to be an unmemorable journey for you. It's going to be an unforgettable journey for you. आपके लिए ये एक ना भूल पाने वाला सफर बनेगा। That's an assurance. आप जाकर देख सकते हो मेरे अनअकैडमी पर, YouTube पर भी वीडियोस हैं मैकेनिक्स के। आप एक कंसेप्चुअल लर्निंग को एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं कि बस PYQs लगा लिए और हो गया। इनफैक्ट मेरे कोर्सेज में, मेरा मैकेनिक्स का कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि PYQs में क्लास कोर्सेज में PYQs नहीं करवाता हूं, क्योंकि वहां पर मेरा टारगेट होता है आपको न्यूनेस के साथ नए प्रॉब्लम्स को फेस करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना। ऑलराइट, PYQs अलग से आप करो, दैट्स बेटर। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको एक पर्सनल कोच भी मिलना है। और दोस्त, जैसा कि मैंने बताया, प्राइस हाइक होने वाला है, तो मेक श्योर जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और आपको ये कुछ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर भी सब्सक्रिप्शन ऑफर्स अवेलेबल हैं। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे चेक कर लेना। एंड कोड, मेक श्योर कि कोड आप यूज करो MTLIVE ही, क्योंकि ये कोड ही आपको मुझसे मिलवाएगा और ये कोड ही आपको मेरी गाइडेंस का रास्ता बनेगा। सो मेक श्योर कि आप कोड यूज करने वाले हो MTLIVE। आ जाते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2016 1 मार्क, और ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का 19वां प्रॉब्लम है। भाई साहब देख रहे हो आप, 19वां प्रॉब्लम। अभी ये बॉल यहां से स्टार्ट करता है और जाकर हिट करेगा ये ऊपर जो सीलिंग है उसको। तो इसका मोमेंटम x में कितना है और y में कितना है? नेचुरली इसकी वेलोसिटी x में है v cos थीटा और इसकी वेलोसिटी y में है v sin थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? व्हाट्स गोइंग टू बी द इनिशियल मोमेंटम पीपल? इनिशियल मोमेंटम इस बॉल का हो जाएगा हाउ मच? mv cos थीटा यूनिट वेक्टर i के साथ, क्योंकि x में फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर mv sin थीटा यूनिट वेक्टर j के साथ। लेकिन एक बार वो जब हिट करेगा तो नेचुरली x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि वॉल तो y में है, वॉल तो उसको y डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। सो देयर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन, देयर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन, इसलिए x का मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा। x मोमेंटम विल रिमेन अनचेंज्ड, x मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वंस अगेन, क्यों चेंज नहीं होगा x मोमेंटम? x मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्योंकि जब ये दीवार से टकराएगा, जब ये छत से टकराएगा, तो इसके पास, इसके और छत के बीच में जो फोर्स लगेगा वो y में होगा। और जब तक किसी डायरेक्शन में फोर्स ना हो तब तक न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि उस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं हो सकता। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट द मोमेंटम कैन नॉट बी देयर
unless there is a force in that particular direction. So x वाला मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा. अनचेंज्ड अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि दोस्त वेलोसिटी अभी भी x से थीटा एंगल पर ही होगी, तभी ना x का मोमेंटम अनचेंज्ड रह पाएगा. लेकिन y का मोमेंटम क्या हो गया? y का मोमेंटम हो गया अब माइनस v sin थीटा. Now the y direction momentum is what? So final momentum is going to be mv cos theta I पहले जैसा ही, mv cos theta I पहले ही जैसा, लेकिन mv sin थीटा के साथ माइनस साइन आ गया. क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में जो फोर्स है उसने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करोगे अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको मिल जाएगा माइनस 2mv साइन थीटा, माइनस 2mv साइन थीटा j. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. एंड इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा. आपको मिलते हैं इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के छोटे से मार्क्स. ये है आपके सामने 20th प्रॉब्लम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द 20th प्रॉब्लम? 20th प्रॉब्लम है 2016 में आया हुआ 2 मार्क्स का प्रॉब्लम. अब ये प्योर काइनेटिक्स है, इसमें कोई काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है. दिस इज प्योर काइनेटिक्स. एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस रस्सी है, वो एक फ्रिक्शनलेस पुली पे पास हो रही है. 2 वेट हैं, एक वेट है 100 न्यूटन का, एक वेट है 200 न्यूटन का, और उनको आपने अटैच कर दिया है 2 एंड्स पर. वेट्स को आप रिलीज करते हो रेस्ट से, एंड ग्रेविटी की वजह से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. आपको पता करना है कि रस्सी में टेंशन कितना होना है. व्हाट्स गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, चलो जी, ये तो आसान सवाल है. क्यों आसान सवाल है? ऐसे क्वेश्चंस तो पेट क्वेश्चंस होते हैं. जिसने भी गेट प्रिपरेशन की है उसने ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही होंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो ये रहा 100 और ये रहा मेरे पास 200. नेचुरली मोशन होनी है 200 की तरफ, मोशन 200 की तरफ होनी है, तो 100 ऊपर जा रहा होगा. अब 100 पर अगर आप देखो, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, तो 100 पर 2 फोर्सेस हैं. टी ऊपर की तरफ है, 100 पर T इज अपवर्ड, और उसका 100 न्यूटन जो वेट है वो डाउनवर्ड है. एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ A, मास हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई ग्रेविटी. मास हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई ग्रेविटी. ओके, अब आप B के लिए लिखो. ये तो हमने किसके लिए लिखा है? ये हमने A के लिए लिखा है. दिस आई हैव रिटन फॉर A, this I have written for A. B के लिए लिखते हैं जरा. Let us write for B. And if we write for B, B के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200 माइनस टी डिवाइडेड बाई उसका मास 200 बाई जी. क्योंकि आप टेंशन में इंटरेस्टेड हो, इसलिए दोनों एक्सेलरेशंस को इक्वेट कर दो. इक्वेट बोथ द एक्सेलरेशंस बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन टेंशन. So equate F is equal to F. This is block B. So ये हो जाएगा आपके पास T minus 100 divided by 100 by G. And यहां पर आपके पास हो जाएगा 200 minus T divided by 200 by G. सॉल्व करिएगा सर, आपको मिलेगा 400 by 3. आपको मिलेगा 133.33 न्यूटन. तो ये एक 2 मार्क्स तो डिजर्व ही नहीं करता. ये तो सिंपल सा सवाल है. 2016 में काफी आसान सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको, लेकिन ये एक धुआंधार क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं अगर मैकेनिक्स के लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस को रेट करने को कहा जाए तो शायद मैं इसको नंबर 1 पर रेट करूंगा. दिस इज
अ गुड क्वेश्चन नॉनदलेस। एक पॉइंट मास है जिसको ऊपर की तरफ शूट किया जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से एट t इज इक्वल टू 0। 20% वेलोसिटी वो हर बार जब ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा। आपने देखा होगा कि कोई भी बॉल उठती है, फिर कोलाइड करती है, फिर थोड़ा कम उठती है, फिर कोलाइड करती है, फिर थोड़ा कम उठती है, फिर कोलाइड करती है, फिर थोड़ा कम उठती है। ये उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को सिमुलेट कर रहा है ये प्रॉब्लम, कि एक पॉइंट मास है, एक बॉल को कंचा 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 मार्बल्स, सो कंचा आपने उछाला, वो धीरे 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 उसकी हाइट कम होती जाएगी, अंत में आप देखोगे वो रुक जाएगा। 20% इंपैक्ट वेलोसिटी उसकी लॉस्ट हो जाती है हर बार जब ग्राउंड के साथ कोलिजन होता है। तो आपको बताना है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। आपको बताना है कि कब ये, कितने टाइम के बाद ये पूरी तरह से रेस्ट पर आ चुका होगा। यू विल हैव टू टेल दैट आफ्टर व्हाट टाइम इट विल कम टू द रेस्ट। तो सबसे पहले इसको शूट किया जाता है ऊपर की तरफ। पहले राउंड में देखते हैं, पहले राउंड में देखते हैं इसको शूट किया जाता है ऊपर की तरफ। तो ये पूरी यहां से टॉप पर जाकर और फिर रिटर्न होने की जर्नी में इसने कितना टाइम लिया? यहां से टॉप पर जाकर और फिर रिटर्न होने की जर्नी में इसने कितना टाइम लिया? लेट्स ट्राई ऑब्जर्विंग इट। तो ये टाइम जो भी है ये हमारे पास होगा, इसको मैं मान लेता हूं t1। ये पूरा का पूरा टाइम मैंने मान लिया t1। उसके बाद सेकेंड कोलिजन होगा, सेकेंड कोलिजन होगा तो ये फिर से, आई मीन कोलिजन पहला होगा, सेकेंड राउंड है मोशन का, तो फिर से ये थोड़ा कम हाइट तक जाएगा और कम हाइट तक जाएगा, तो इस बार भी कुछ टाइम लगेगा इसको वापस आने में। इस पूरे सेकेंड राउंड में मैंने मान लिया टाइम है t2। उसके बाद ये तीसरे राउंड में थोड़ा और कम हाइट तक जाएगा। तीसरे राउंड में बॉल या मार्बल या पॉइंट मास थोड़ा और कम हाइट तक जाएगा। इस बार मैंने मान लिया कि इसको टाइम लगना है t3। ऑल राइट, फिर थोड़ा और कम हाइट तक जाएगा ये, देन इट इज गोइंग टू गो अप टू अ स्मॉलर हाइट अगेन। सो इस बार मैंने मान लिया कि इसको टाइम लगना है t4। सो ऐसे ही धीरे 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 इसकी हाइट कम होती रहेगी। नेचुरली टोटल टाइम टेकन इज गोइंग टू बी, टोटल टाइम टेकन इज गोइंग टू बी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 लाइक दिस। ये भी अगर इंपैक्ट का कुछ इसमें लगना नहीं है ऐसा, तो अगर इंपैक्ट वाली बात हटा दी जाए तो काइनेमेटिक्स ही है। दिस इज वेरी ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स। तो दोस्त पहले तो हम t1 फाइंड आउट कर लेते हैं। t1 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t1, ध्यान से समझियो। t1 क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से ये गया और फाइनली 0 पर पहुंच गया। 4 मीटर पर सेकेंड से ये जाना शुरू किया। u प्लस 80 यूज कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग u प्लस 80। So u plus and then gravity is the acceleration here, and t1 का हाफ ही तो है ना upward motion. Upward motion is actually half of, upward motion is actually half of t1. So यहां से आपको मिल जाएगा क्या? यहां से आपको मिल जाएगा t1 is equal to 2 multiplied by, मतलब basically 8 by g. t1 is going to be 8 by g है ना? Yes. So t1 is equal to 8 by g. उसके बाद दोस्त दूसरी बार जब ये शुरुआत करेगा तो बस 4 के बजाय 4 का 20% वेलोसिटी होगा। तो दूसरी बार ये फिर से टॉप पर जाएगा, 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड 4 का 80%, 4 का 80%, एंड फिर से एक बार एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से हमेशा -g। हाँ, अपवर्ड मोशन में इसको कितना टाइम लगेगा? इस बार अपवर्ड मोशन में इसको टाइम लगेगा t2/2। तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मोशन मिला के टोटल टाइम अगर t2 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.2 डिवाइडेड बाई g, 3.2 डिवाइडेड बाई g। तीसरे राउंड में आप देखोगे फिर से ये स्टार्ट करेगा और टॉप तक जाते जाते 0 हो जाएगा, लेकिन इस बार वेलोसिटी 3.2 का 80% होगी, क्योंकि 20% वेलोसिटी तो लूज हो चुकी है। सो 3.2 का 80%
होगी, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू गेट, एंड बाय द वे 8/g था तो वो आ जाएगा 4 इंटू 0.8 इंटू 2 6.4। आई एम वेरी सॉरी, ये वाला जो सेकंड वाला था वो 6.4 होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी T3/2, T3/2। तो यहां से आपको T3 मिल जाएगा कितना, T3 वैल्यू इज गोइंग टू बी 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 and multiplied by 2. This is 5.12. This is 5.12. अभी आप सबको सम करना शुरू कर दो। Now you start summing them up. So total time क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 डैश। अगर आप सबको सम करोगे तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर 8 डिवाइडेड बाई 6.4 इज 1.25 एंड 6.4 डिवाइडेड बाई 5.12 इज आल्सो 1.25। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट टर्म्स का। दिस इज अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको बस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यूज कर लो, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यूज कर लो, और a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर अगर आप यूज करोगे, पहला टर्म है 8/g और 6.4 डिवाइडेड बाई 8 इज 0.8। सो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 4 सेकेंड्स। ये कतई इंट्यूटिव नहीं है, लोगों को पहली नजर में लगेगा इंफिनिटी इज द करेक्ट आंसर, बट 4 सेकेंड्स में और डीप देखो तो इंट्यूटिव है भी, क्योंकि आपने कभी किसी मार्बल को इनफाइनाइट टाइम तक बाउंस होते हुए नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आप देखते हो बॉल रुक ही जाती है, यू नो दैट द बॉल एक्चुअली स्टॉप्स। सो दिस वाज रियली अ गुड प्रॉब्लम। आंसर है ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये आपके सामने अगला सवाल, एक कार है, उसका वेट है W, उसको मोशन दे दी आपने, और मोशन की डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है, और आपको बताना है रिएक्शंस क्या होंगे फॉरवर्ड व्हील पर और रियर व्हील पर। फॉरवर्ड व्हील और रियर व्हील पर रिएक्शंस क्या होंगे, ओके, दैट यू विल हैव टू टेल। तो देखो, एक तो W की वजह से, अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस क्या होते आप बता दो मुझे। अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस नेचुरली होते W/2 और W/2। अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस होते W/2 और W/2। RF must have been W/2 and R must have been W/2। दोनों रिएक्शंस W/2 और W/2 होने चाहिए थे अगर सिर्फ W होता तो। लेकिन एक्सीलरेशन होने की वजह से यहां पर एक इनर्शिया फोर्स आएगा ma, और उस ma की वजह से एक कपल लगेगा ma मल्टीप्लाइड बाई h। और आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है आज से जान लो कि एक सिंपली सपोर्टेड अरेंजमेंट में अगर एक कपल m है तो उसको अपोज करने के लिए यहां से m/l और यहां से m/l एक्ट करने लगेगा, और रिएक्शंस के डायरेक्शंस इस तरह से होंगे कि वो कपल के सेंस को अपोज कर रहे होंगे। रिएक्शंस के direction of reactions would be such that it would try to oppose the sense of rotation of the couple. So MAH की वजह से क्या होगा, MAH की वजह से यहां पर रियर व्हील पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आ जाएगा अपवर्ड। MAH की वजह से रियर व्हील पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आएगा M डिवाइडेड बाई L, एंड दैट्स गोइंग टू बी MAH। तो कपल है डिवाइडेड बाई L अपवर्ड। देखो, वेट की वजह से तो दोनों अपवर्ड थे, लेकिन कपल क्या करेगा, कपल पीछे वाली व्हील को दबाने की कोशिश करेगा, आगे वाली व्हील को उठाने की कोशिश करेगा। तो आगे वाली व्हील पे रिएक्शन हो जाएगा
आगे वाली व्हील पे रिएक्शन इज गोइंग टू बी MAH डिवाइडेड बाई L डाउनवर्ड। नेचुरली रियर व्हील पे आपको W/2 और MAH डिवाइडेड बाई L ऐड होते हुए दिखेंगे, और फॉरवर्ड व्हील पे W/2 और MAH डिवाइडेड बाई L सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना भारी भरकम सा सवाल, और अगर आपको रिएक्शंस की सीधी सीधी सिमेट्रिक बीम्स की नॉलेज है तो आप एम ही सॉल्व कर दोगे इसे। देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट। 23rd क्वेश्चन 2019 में आया हुआ 2 मार्क्स का ये प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। दिस इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। एक 3 किलोग्राम का बॉल है, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट दूसरी बॉल के साथ आता है इसका, और दूसरी बॉल का मास अननोन है m। इंपैक्ट ओवर हो जाने पर ऐसा पाया गया कि जो 3 किलोग्राम वाली पहली बॉल थी उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है। अच्छा जी, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये आपको बताना है। चलो जी, सबसे पहले तो हम यहां पर हमारे पास एक बॉल है 3 किलोग्राम। There is this ball of 3 kilogram moving with 4 meter per second initial velocity, and then एक बॉल है जिसका मास अननोन है, और ये स्टेशनरी है। This ball is initially stationary. ओके, हाँ, इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है और उस पर आएंगे, डोंट वरी। तो फाइनल क्या वेलोसिटी गिवन है, वी विल कम टू दैट। इनफैक्ट पहले वही कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा वाला बॉल है, जो पहला वाला बॉल है, जो पहला बॉल है उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम वाले बॉल का VA डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जूल। सो 6 दूनी 12/3 4। So VA dash का square is going to be 4, and if VA dash का square is going to be 4, then VA dash you are going to get as plus minus 2. Now plus minus 2 has a big role in this question. Otherwise आप सिर्फ plus 2 लेकर चलोगे तो गए काम से। ये 2019 में आया हुआ एक बहुत बड़ा ट्रैप था जिसने कम से कम 50% पब्लिक के मार्क्स निगेटिव करवा दिए, कसम से बोल रहा हूं। क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं यार कि प्लस माइनस 2 दोनों लेकर चलने। लोगों को लगता है यार ठीक है, VA स्क्वायर 4 आ गया, VA डैश 2 हो गया, खत्म। अब आप प्लस 2 के साथ सॉल्व करोगे तो आपको 1 kg मिल जाएगा। अगर आप प्लस 2 के साथ सॉल्व करोगे तो आपको 1 kg मिल जाएगा, लेकिन माइनस 2 के साथ भी सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर मिलने वाला है। एनीवेज, तो दोस्त मेरे पास अभी मोमेंटम है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई इनिशियली तो ये 0 है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई VA डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई VA डैश प्लस m मल्टीप्लाइड बाई VB डैश। ऑल राइट, ये है हमारे पास। अब VA डैश की 2 वैल्यूज गिवन है आपको, VA डैश की 2 वैल्यूज गिवन है, तो दोनों वैल्यूज से MVB डैश की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऑल राइट, वी विल बी हैविंग 2 वैल्यूज फॉर MVB डैश। एक तो हमारे पास है 12 इज इक्वल टू, एक सेकेंड पहले ये इक्वेशन लिख ही लेता हूं, है ना। सो मैंने मोमेंटम अप्लाई कर दिया है दोस्त, MVB डैश प्लस 3 VA डैश इज इक्वल टू 12, बट VA डैश की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो यहां से MVB डैश मिल जाएगा। अगर मैं VA डैश की वैल्यू रख दूं प्लस 2 तो MVB डैश मिल जाएगा 12 माइनस 6 6। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं VA डैश की वैल्यू रख दूं, इफ आई पुट द VA डैश वैल्यू एज -2, देन ये 18 हो जाएगा, देन दिस विल बिकम 18।
अब भी हमारे पास दो अननोन हैं, चाहे हम पहली पॉसिबिलिटी पे नजर डालें या फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी पे नजर डालें। ये ध्यान रखना, दोनों इक्वेशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि या तो वो होगा या तो ये होगा। Either that's going to be true or this is going to be true। या तो mvb dash is equal to 6 होगा या mvb dash is equal to 18 होगा। Cool? Now try understanding। अभी तक हमने एनर्जी नहीं यूज किया। एनर्जी क्या है? एनर्जी है vb dash minus va dash is equal to minus e and vb minus va। vb minus va परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट के लिए e हो जाएगा 1। E हो जाएगा 1 और वंस अगेन VB डैश की वैल्यू रख दो दोस्त। एक बार 6 by m और VA डैश प्लस 2, एक बार 18 by m और VA डैश माइनस 2। ऑल राइट, VB इनिशियली 0 था और VA इनिशियली 4 था। सो VB डैश माइनस VA डैश इज इक्वल टू हमारे पास है 4। VB डैश माइनस VA डैश इज इक्वल टू 4। एक बारी VA डैश को प्लस 2 और VB डैश को 6 by m रखो। Once you put VB dash as 6 by m and VA dash as plus 2, and once you put VB dash as 18 by m and VA dash as minus 2, and you will be getting two possibilities for m। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 4 plus 2 6, m is equal to 1, और यहां पर 4 minus 2 2 and m is equal to 18 by 2 9। सो यहां एक तो हमें 1 किलोग्राम मिलने वाला है। One value I'm going to get 1 kilogram, another value I'm going to get 9 kilogram। क्या ये प्रॉब्लम टफ था? नो। क्या ये प्रॉब्लम ट्रैप था? बहुत भारी ट्रैप। Was this problem tough? No। Was this problem a trap? A big trap। आप तो प्लस 2 रख के एक पॉसिबिलिटी पे टिक करके आ जाओगे, एक पॉसिबिलिटी पे टिक करके आ जाओगे, बाद में आप रियलाइज करोगे कि बाबा ये तो धोखा हो गया हमारे साथ बहुत बड़ा। तो कौन से ऑप्शंस हिस्सा बनेंगे आंसर का? ऑप्शन डी इज द। अभी अगर ये 2021 में पूछा जाता तो एमएसक्यू में भी पूछा जा सकता था। हाँ, एमएसक्यू में पूछा जाता तो ट्रैप ना होता। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू में इंसान को हिंट लग जाता कि यार मल्टीपल चॉइसेस करेक्ट हो सकते हैं, तो लेट मी चेक फॉर अदर पॉसिबिलिटीज। ये रहा आपके सामने आखिरी सवाल 2000 रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन से आया हुआ 2020 में 2 मार्क्स का। एक रिजिड ब्लॉक है, 10 किलोग्राम 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। एक स्टेशनरी ब्लॉक जिसकी वैल्यू है 30 किलोग्राम उसको हिट करता है 1 मीटर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करने के बाद। जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्स में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, तो बड़े आराम से वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करता रहेगा। दोनों मासेस स्टिक करते हैं साथ साथ और फिर साथ साथ मूव करते हैं फर्दर अलोंग द सेम फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, उसके बाद वो स्प्रिंग पे जाके हिट करते हैं। स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना होगा? मैन, दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। ये ध्यान रखना, प्लास्टिक इंपैक्ट होने की वजह से, प्लास्टिक इंपैक्ट का मतलब स्टिक टुगेदर, वो साथ साथ स्टिक करके चलेंगे। तो अगर वो साथ साथ स्टिक करके चलेंगे, स्टिक टुगेदर है, तो प्लास्टिक इंपैक्ट की वजह से m1 v1 प्लस m2 वो स्टेशनरी है शुरू में, फिर m1 और m2 दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। यहां से आपको कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां से आपको 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड 10 और 30 मिलके हो जाएंगे 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई v क्या है? अच्छा, v तो फाइंड आउट करना है हमें, तो v हमें मिल जाएगा कि भाई दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा 0.5। दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा 0.5। अब आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है?
टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 प्लस m2। ध्यान रखना सिस्टम का मास अब m1 प्लस m2 हो चुका है। m1 प्लस m2 एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। हाफ ने हाफ को मार दिया, k आपको गिवन है, x यहां से मिल जाएगा आपको। x you would be able to solve। तो ये रहा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का एक लंबा चौड़ा सफर 2 पार्ट्स में। आई होप यू एंजॉयड ऑल द सॉल्यूशंस एंड ऑल द क्वेश्चंस। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सॉल्यूशंस को जितना एक्यूरेट रख पाने की, जितना एक्यूरेट रख सकूं उतना एक्यूरेट रख पाने की। फिर भी दोस्त कहीं अगर कुछ भूल चूक हो गई हो, कहीं अगर मैंने किसी क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया हो, गलत सॉल्व कर दिया हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। मैं उसको करेक्ट करके अपडेट कर दूंगा चीजों को, जस्ट इन केस, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन। कोई भी इंसान गलतियों से ऊपर नहीं है, कोई भी इंसान भगवान नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ज्वाइन मैक आर्मी, याद रखना, एंड ज्वाइन प्लस MTLIVE प्लस ज्वाइन करो, कोड यूज करना है आपको MTLIVE। ओके, थैंक यू सो वेरी मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग मी इन। कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, मचाना जारी रहे।